नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आरपीसी स्कूल व्याख्याता हिंदी की अंतिम रणनीति की। स्कूल व्याख्याता हिंदी की विज्ञप्ति नवंबर 2024 में आती है और 4 दिसंबर 2024 तक फॉर्म भरे गए। यह भर्ती 2 साल के अंतराल पर आई है। पिछली परीक्षा अक्टूबर 2022 में हुई थी, 2023 इंतजार में गया, 2024 भी लगभग इंतजार में किया और अंतिम दौर में जाते जाते आरपीएससी ने विज्ञप्ति जारी की। और विज्ञप्ति जारी की तो पद संख्या बहुत कम। हम यहाँ स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय की बात करेंगे। हिंदी विषय के 350 पदों की विज्ञप्ति जारी हुई है और इससे पहले अगर हम बात करें जो अक्टूबर 2022 में परीक्षा हुई थी उसमें 1462 पदों पर भर्ती आई थी। कहने का अर्थ यह है कि एक बड़ी संख्या थी, लेकिन इस बार जो विज्ञप्ति जारी हुई है लंबे इंतजार के बाद जारी हुई और मात्र 350 पद है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि 2025 भर्तियों का वर्ष है, सरकारी भर्तियों का वर्ष हम कह सकते हैं। 2023-24 में न के बराबर भर्तियां आई, शिक्षक भर्ती की बात करें तो, और 2024 के अंत में जाते जाते रीट पात्रता परीक्षा के भी आवेदन लिए गए, जो परीक्षा फरवरी में होने जा रही है, फरवरी 2025 में। 2024 के अंतिम दौर में शेष 1-2 महीनों में ही राजस्थान लोकसेवा आयोग की 3 भर्तियां आती हैं। सबसे पहले स्कूल व्याख्याता की भर्ती आई, फिर वरिष्ठ शिक्षक हिंदी की भर्ती और फिर कॉलेज सहायक आचार्य की भर्ती भी आई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 भर्तियों की परीक्षा तिथियां भी आरपीएससी ने जारी कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे आरपीएससी एक शेड्यूल के तहत परीक्षाएं आयोजित करेगी। 2025 में ही फरवरी में रीट पात्रता परीक्षा, जून माह में हम जो आज बात कर रहे हैं जून माह में स्कूल व्याख्याता परीक्षा आयोजित होगी, सितंबर में वरिष्ठ शिक्षक हिंदी और अन्य विषयों की भी परीक्षा होगी और दिसंबर माह में कॉलेज सहायक आचार्य की परीक्षाएं प्रस्तावित है। हो सकता है इसमें आंशिक संशोधन हो, लेकिन आपको जो आरपीएससी ने परीक्षा तिथियां जारी की उस आधार पर तैयारी करनी है। आज की जो ये कक्षा है, आज का जो ये वीडियो है, ये वैसे उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका बेसिक तैयार है, यानी जिन्होंने बेसिक तैयारी कर रखी है, चाहे किसी संस्थान से चाहे स्वाध्याय से, एक बार पाठ्यक्रम को देख रखा है। आज हम पाठ्यक्रम के साथ ही बात करेंगे कि इन बिंदुओं को कैसे तैयार करना है। ध्यान देना, अधिक पढ़ना नहीं होता है, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। हमें पन्ने गिन करके नहीं पढ़ना है, घंटे गिन करके नहीं पढ़ना है, कम समय में भी आप तैयार कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की कि आप समझ आधारित अध्ययन करते हैं या नहीं करते हैं। किस टॉपिक को कैसे तैयार करना है इसको हम देखेंगे आज। आप शुरू से अंत तक पूरा देखें, मैं बहुत कम समय में इस पर बात करूंगा और आपको लगे मैं जो बात करूंगा उस पर आपको लगे, आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आज की इस कक्षा के संबंध में, आज के इस व्याख्यान के संबंध में, अंतिम रणनीति के संबंध में आपकी जो प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ध्यान देना, हम टॉपिक वार चलेंगे। आपके आवेदन हो चुके हैं और योग्यता के बारे में आप सभी उसमें देख ही चुके हैं और ध्यान देना कुछ परिवर्तन है उसके संबंध में भी बात करें। और यहाँ आरपीएससी की जो ये विज्ञप्ति है या जो भी जिस पद की विज्ञप्ति आती है उसमें अंतिम परीक्षा में जो आप बैठ रहे हैं उन्हीं को आवेदन करना था और इसमें जिनके एमए उत्तरार्ध था उन्होंने भी आवेदन किया है। तो आप समझिए कि ये परीक्षा जून में आयोजित हो रही है। अगर विश्वविद्यालयों की परीक्षा भी लगभग इसके आसपास होगी। तो ऐसी स्थिति में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है। आरपीएससी का क्लियर है, परीक्षा से ठीक पहले आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए, एमए और बीएड का परिणाम आपके हाथ में
होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। किसी तरह के कंफ्यूजन में नहीं रहना है। और जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे या कॉलेज की तैयारी कर रहे थे और अब ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कि एक साथ भर्ती आई, क्या करें। कई विद्यार्थी मुझे फोन करते हैं कि अब स्कूल व्याख्याता के पद कम है, ऐसी स्थिति में हम वो छोड़ करके रीट में लगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपकी अगर सही व्यवस्थित तरीके से तैयारी होगी, आपकी अगर एक रणनीति की तरह तैयारी होगी, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपका चयन जरूर होगा। तो ध्यान देना, हम सीधी बात करते हैं इस पर। एक और बिंदु, आरपीसी के प्रश्न पत्र में 5 विकल्प होते हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखना है। 10% से अधिक अगर आप प्रश्न छोड़ते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आप अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आपको 5वां विकल्प जो है अनुत्तरित प्रश्न वाला जरूर भरना चाहिए। तो यहाँ हम बात करते हैं, हमारे जो स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम है इस बार आंशिक संशोधन भी हुआ है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो इसी विषय के प्रश्न पत्र में होता है, लेकिन इस बार उसका कुछ भाग सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में गया है और कुछ 1-2 इकाइयां आप समझिए कि आपके हिंदी विषय में भी है, यानी विषय के प्रश्न पत्र में भी है। तो ऐसी स्थिति में उस आधार पर आपको तैयारी करनी है। और इसके साथ साथ जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र है, वो पाठ्यक्रम लगभग जो पहले था वैसा ही है। और ध्यान देना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप विषय में 100% अच्छा करें और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में 40% भी नहीं लाए, तो ये भी ध्यान देना है। अब जो आपके पास लगभग 6 माह शेष है, इन 6 महीनों में आपको सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मोबाइल से दूर रहना है, सामाजिकता का निर्वाह नहीं करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। आपको पूरी तरह से अंतर ध्यान हो जाना है और पूरी तरह से आपको समर्पित भाव से तैयारी करनी है। आपने एक बार, मैंने आपको पहले भी कहा कि बेसिक आपका तैयार है और अब आपको किस तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से 6 महीने तैयारी को देने हैं। किसी तरह से विचलित नहीं होना है कि मैं अब समय कम है, वरिष्ठ शिक्षक की तैयारी कर दूं, 2-3 महीने उसमें मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं होना है। आपको पूरे विश्वास के साथ कड़ी मेहनत करनी है और ध्यान मनोयोग से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि कड़ी मेहनत जो भी करते हैं किस्मत के दरवाजे इनके लिए खुल जाते हैं। तो आज हम पाठ्यक्रम के आधार पर बिल्कुल संक्षेप में बात करेंगे। स्कूल व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम है, उच्च माध्यमिक स्तर का, ध्यान देना, अंक विभाजन नहीं है। और अंक विभाजन नहीं होने के कारण किस पाठ से कितने सवाल पूछे जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। तो लगभग आप समझिए कि स्कूल व्याख्याता के प्रश्न पत्र में अगर हम हिंदी विषय की बात करें तो साहित्य इतिहास के प्रश्न 50 के करीब आते हैं, तो 45-55 के बीच में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। व्याकरण की बात करें तो 18, 20, 22 के लगभग प्रश्न आते हैं। पिछली बार जो अक्टूबर 2022 में परीक्षा हुई, इसमें व्याकरण के 22-23 प्रश्न आए थे, गद्य सहित। तो इस तरह से, और शेष जो है विशेष रचनाओं के प्रश्न आजकल अंदर से पूछे जा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि जो प्रश्न पत्र है आरपीसी का, उसका जो लेवल है वो हिंदी विषय की बात करें तो बड़े स्तर के प्रश्न आते हैं। 2016 तक की जो परीक्षाएं हैं वहां प्रश्न पत्र आप देख लीजिए, वहां के बिल्कुल सरल प्रश्न पूछे जाते थे हिंदी में। लेकिन 2020 और उसके बाद में जो परीक्षाएं हुई, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग की हुई हो, चाहे कॉलेज शिक्षा की हुई हो, इन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिल्कुल समझ आधारित पूछे जा रहे हैं। प्रश्न आप अच्छी तरह से अगर आप इसको समझते हैं परीक्षा भवन में, तो आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। लंबे विकल्प होते हैं, यानी एक शब्द में उत्तर नहीं होता है, आपके विकल्प होते कम से कम 1-2 वाक्यों में होते हैं। और उन्हीं में से, जैसे इस बार संस्कृत शिक्षा पूछा था, दादू दयाल के संबंध में असंगत है, तो दादू दयाल की एक रचना बता दी, इसमें 1-2 शिष्यों के नाम ले लिए, साथ में अग्रदास का नाम आ गया। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। हर बार परीक्षा में कुछ न कुछ बदलाव होता है, तो ध्यान देना है। विशेष रूप से समझ आधारित प्रश्न
पूछे जा रहे हैं परीक्षा भवन में, समझ के आधार पर आपको उत्तर देना है। और वो उत्तर आप कब दे पाएंगे? जब आपकी अच्छी तैयारी होगी, साउंड तैयारी होगी, आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ तैयार करेंगे कि मेरा तो सिलेक्शन होना ही है, मैं स्कूल व्याख्याता हिंदी बनूंगा ही। तो आप विश्वास के साथ तैयारी करेंगे तो जरूर बनेंगे। तो यहाँ बात करते हैं खंड 1 की बात करें तो उच्च माध्यमिक स्तर का है, और उच्च माध्यमिक स्तर के खंड में व्याकरण भी है, पत्रकारिता से संबंधित भी सवाल है, आपकी जनसंचार से संबंधित सवाल है, सृजनात्मक लेखन से संबंधित सवाल है। तो इस पार्ट को कैसे तैयार करना है, ध्यान देना। बेसिक नॉलेज के साथ अब अगर शेष 6 महीने में आप कम से कम 5-6 बार और 7-8 बार अगर आप उसका रिवीजन करते हैं, आपने जो भी पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है। नई किताब कितनी अच्छी आए उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय आपने जो पढ़ा है उसका आप अच्छी तरह से आत्मविश्वास के साथ रिवीजन करेंगे। तो ध्यान देना, आपके जो ये पार्ट है उच्च माध्यमिक स्तर के, इसमें व्याकरण के ये टॉपिक है, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और आपके ये व्याकरण के बहुत कम टॉपिक है। शब्द युग्म है, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, इनके साथ मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, अपठित, गद्यांश, पद्यांश, गद्यांश आ सकता है, पद्यांश आ सकता है। तो ये इतना भाग आपके व्याकरण का है, ध्यान देना है। व्याकरण स्कूल व्याख्याता में बहुत कम आती है, 15-20-22 सवाल आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन आपको ये सवाल इस तरह से तैयार करने हैं कि एक भी प्रश्न जो है आपका गलत नहीं हो। हिंदी विषय की बात करें तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप 135-40 के करीब जाते हैं तो आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आप परीक्षा भवन में किसी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहें। आप परीक्षा भवन में प्रश्न पूछा गया, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं? असम्मिलित है, असंगत है, अधिकांश ऐसे प्रश्न बीच बीच में आ रहे हैं, इनमें से कौन सा विकल्प संगत है? तो आप असंगत पढ़ते पढ़ते असंगत मान करके उत्तर देते हैं। तो ये ध्यान देना है, अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़ना है। और व्याकरण का जो ये पार्ट है इसके लिए ध्यान देना, व्याकरण अभ्यास मांगता है। इसमें आप जितना अभ्यास करेंगे, आपके 10-11 टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप इसमें अच्छे अंक ला पाएंगे। तो इसमें आपके जो भी ये व्याकरण के ये टॉपिक दिए गए हैं, मैंने आपको जो है पुस्तकें भी बताई है, क्योंकि अब समय कम है, फिर भी आप इन हिंदी के जो व्याकरण ग्रंथ है इनको जरूर अपने पास रखेंगे ही। पंडित कामता प्रसाद गुरु, क्योंकि व्याकरण पुराना है लेकिन समझ इससे बनेगी। और अब चूंकि आपके पास समय कम है, उस हिसाब से नहीं पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक है उनको समझते हुए आप जैसे संधि कर रहे हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय का आप अभ्यास कर रहे हैं, या आपके शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि में है, तो इस तरह के टॉपिक सीधे वहां जाकर के देखें। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप 2016 के बाद 2014 तक की जो भर्तियां हुई है उनका पैटर्न अलग था, प्रश्न पत्र सरल आते थे। लेकिन 2016 के बाद की जो हिंदी में 2-3 परीक्षाएं हुई है, सामान्य शिक्षा की, संस्कृत शिक्षा की और कॉलेज शिक्षा की अगर बात करें, तो वो स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ शिक्षक के साथ कॉलेज सहायक आचार्य के प्रश्न पत्रों को जरूर देखें। उस आधार पे कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे, उनके आजू बाजू के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये व्याकरण के टॉपिक आप पंडित कामता प्रसाद गुरु, इससे समझ बनेगी। आप यहाँ ऐसे भी देखें, वासुदेव नंदन का व्याकरण जरूर देखें, डॉक्टर हरदेव बहारी, डॉक्टर सौंदान चारण द्वारा संपादित स्कूल पाठ्यक्रम में जो व्याकरण चल रहा है उसको भी देखें। अभ्युदय मानक हिंदी व्याकरण, जो इन सभी व्याकरणों को, इन 4-5 नामों के अतिरिक्त और कई व्याकरणों को मिला करके हमने लिखा है अभ्युदय मानक हिंदी व्याकरण। और इनके साथ साथ व्याकरण के साथ इन व्याकरण ग्रंथों के साथ इसे भी आप पढ़ें, क्योंकि इन सभी का निचोड़ हमने इसमें लिया है। तो ध्यान देना है, व्याकरण अभ्यास, व्याकरण में अभ्यास की आवश्यकता है। तो आप अधिक से अधिक अभ्यास करें। जैसे आपके टॉपिक के पहले शब्द निर्माण वाले संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, आप इस तरह का टाइमिंग रखें, उसमें आप अपने ध्यान देना
कि आप स्वाध्याय करें, स्वाध्याय के साथ साथ अपने 2-3 मित्रों का एक ग्रुप बनाएं ताकि उनके साथ आप डिस्कशन करें। आप 2-2, 4-4 सवाल पूछ दें उनको कि भी संधि में इस तरह से क्या होगा, संधि विच्छेद कैसे होगा और इसका संधि रूप क्या होगा। प्रश्न जो पूछे जाते हैं बहुविकल्पात्मक परीक्षा में उत्तर साथ में है, लेकिन बात यह है कि आपको उसमें अलग करना है सही कौन सा है आपका। तो इसका आप जितना अभ्यास करेंगे, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और नीचे वाले जो ये टॉपिक है, इनका आप जितना अभ्यास करेंगे, जितनी आप समझ बनाएंगे, उतने ही आप सही कर पाएंगे। तो इसके लिए पर्टिकुलर आप जब भी कहीं थक जाते हैं कि पढ़ते पढ़ते, तो उसमें व्याकरण का, क्योंकि व्याकरण अभ्यास मांगती है, तो इस आधार पर आप व्याकरण को तैयार करें। उसके बाद में आपके 3 पाठ जो ये हैं, ये पत्रकारिता से संबंधित ही है, प्रारूप लेखन से संबंधित, अर्थशास्त्र के पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना। ध्यान देना, इस पाठ को तैयार करने के लिए आप अभिव्यक्ति और माध्यम जो कक्षा 11वीं 12वीं में पुस्तक चली उसका अध्ययन करें। अच्छी तरह से आपने अध्ययन कर लिया होगा, लेकिन उसको अब अच्छी तरह से उसका रिवीजन करना है। तो इनके लिए ध्यान देना है, इनकी मूल भाव को समझना है। ये जो प्रारूप लेखन के आपके 6 बिंदु दिए गए, अर्थशास्त्र के पत्र क्या है, विज्ञप्ति क्या है, परिपत्र क्या है, निविदा क्या है, ज्ञापन क्या, अधिसूचना, इनकी परिभाषा अच्छी तरह से देख के रखें। इनका उद्देश्य क्या है, निविदा क्यों जारी की जाती है, अधिसूचना क्यों जारी की जाती है, एक सवाल वहां से बनता है। और फिर इनका जो प्रारूप कैसे होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे अंत में क्या होता है, किस पर कार्यालय अधीक्षक का हस्ताक्षर होता है, किस पर विभागाध्यक्ष का होता है। तो इस तरह से आपको फॉर्मेटिंग इसकी देखनी है। और ध्यान देना, फॉर्मेटिंग क्या होता है, सीधा विकल्प के रूप में आएगा। और अगर आप इसको बारीकी से समझते हैं इसके प्रारूपण को, तो आप आराम से ये सभी प्रश्न सही कर सकते हैं। इसी तरह से आपका जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन, पत्रकारिता, जनसंचार के जो भी माध्यम है, संचार को समझें। और जनसंचार के जो माध्यम हैं, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे आकाशवाणी हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इनकी समझ बनाएं कि भी प्रिंट मीडिया क्या है, उसका इतिहास भी देख लें, उसकी विशेषताएं क्या है। इसी तरह से आपकी प्रिंट मीडिया में जो लेखन शैली उल्टा पिरामिड, उसको भी समझें, उसमें क्या क्या है, इंट्रो में क्या होता है, मुख्य भाग में क्या होता है, समापन कैसे होता है, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं होता है। यानी अपनी समझ बनाएं और बार बार करें। और ध्यान देना, ये समझ कैसे बनेगी, किताब सामने रख करके नहीं पढ़े, किताब सामने रख करके उसको देखें और उसके बाद में किताब बंद कर करके उसका अभ्यास करें। आपने जैसे उदाहरण के तौर पर जनसंचार की बात करें तो जनसंचार में आपने प्रिंट मीडिया ले लिया, दूरदर्शन ले लिया, आकाशवाणी ले लिया, तो उनकी समझ कैसे बनेगा, आप एक बार पढ़ें और पढ़ने के बाद में आप उस कॉपी को बंद करें और फिर आप एक रफ कॉपी में अभ्यास करें कि आपने जो जो बिंदु लिखे हैं क्या सही है, क्या गलत है। जैसे हम टेलीविजन की बात करें, दूरदर्शन की बात करें तो एंकर पैकेज किसे कहते हैं, फ्लैश किसे कहते हैं, लाइव किसे कहते हैं। आप जो 5-6 बिंदु जो है उनको पहले पढ़ें और उसके बाद में उसको बंद करें और सामने कॉपी नहीं रखें। और पढ़ने के बाद में थोड़े अंतराल के बाद में 10-20 मिनट, आधे घंटे के बाद में आप वापस वो टॉपिक लें और आपने बिंदु लिखे, उनके पीछे लिखे कि उनका वही अर्थ है जो आपने लिखा है, और उसके बाद में आप मिलान करें। या मैंने आपको बताया कि तैयारी, बेसिक तैयारी के बाद में समझ आधारित अध्ययन के साथ साथ में ग्रुप डिस्कशन से बहुत फायदा मिलता है। अपने 2-3 मित्रों का जो बहुत गंभीरता से अध्ययन करते हैं उनके साथ चर्चाएं करें, प्रश्न बनाएं, प्रश्न पूछें, इस आधार पे आप इसको तैयार करें। इसी तरह से सृजनात्मक लेखन में कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन से संबंधित आपको देखना है, परिभाषा पूछी जा सकती है। कविता क्या है, कविता किसे कहते हैं, कविता में द्वंद्व क्या है, कहानी क्या है, कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी, हो सकता है इनसे संबंधित कोई रचना पूछ ली जाए या इसका मूल स्वभाव पूछ लिया जाए। तो इसको समझें और समझने के बाद में आप उसको रफ कॉपी में लिखें, फिर उसका मिलान करें, इस तरह से अभ्यास करें। मैं आपको बताऊंगा, इस तरह से अगर आप अध्ययन करते हैं तो आप
आराम से 10-12 घंटे, 15-16 घंटे भी पढ़ेंगे तो आप किसी तरह से थकान महसूस नहीं करेंगे। एक टारगेट रख करके पढ़ना है, मुझे कि ये टारगेट पूरा करना है, और प्रतिदिन का टारगेट रखना है, प्रतिदिन के बाद में वीकली, फिर आपका मंथली। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके इन पीछे लगभग 6 महीनों में आपका बेसिक तैयार तो होगा ही, और शेष 6 महीनों में आप आराम से 5-6 बार मनोयुग से रिवीजन करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सेलेक्ट होने से रोक नहीं सकती। चाहे किसी तरह से भर्तियां आ रही हो, पद भले ही कितने हो, लेकिन आप अगर मनोयोग से आत्मविश्वास के साथ तैयारी करते हैं तो आपका चयन जरूर होगा। ये था पहला खंड। अब हम पहले खंड में ही उच्च माध्यमिक स्तर की बात करें, इस पाठ की बात करें, काव्य शास्त्र की बात करें तो ध्यान देना, काव्य शास्त्र में आपके पाठ क्या है, सब शक्तियों में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ऐसे संबंधित सवाल जो है पूछे जाते हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना से संबंधित, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसमें लक्षणा से संबंधित एक लक्षणा किसे कहते हैं, इससे संबंधित आता है। प्राय प्रश्न जो पूछा जाता है, असंगत कौन सा है, तो इसके अधिक से अधिक उदाहरण पढ़ें। और ध्यान देना, व्यंजना का आपने बिल्कुल कभी पढ़ नहीं रखा, इस तरह का कोई पूछ लिया परीक्षा में आ जाता है, अगर उसमें समझ नहीं बनती है तो इस तरह के प्रश्न हमें रिस्क लेनी चाहिए। 150 प्रश्नों में अगर 2-4 प्रश्न अगर आप छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसको अच्छे से तैयार किया या इस तरह का है, आप उसका अर्थ लगा लेते हैं, समझ आते, तो आप सब शक्तियों का भी आराम से कर सकते हैं। फिर आपके अलंकार है, अलंकारों में आपके जो है आपके ये पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार हैं, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, इनको आप अच्छे से जो है तैयार करें। ये अलंकार, इसमें भी अभ्यास की आवश्यकता है। इसी तरह से आपकी छंद है, और छंद भी ध्यान देना, ये सारा आपका काव्य शास्त्र जो है, गुण, माधुर्य, ओज, प्रसाद, और काव्य रस की बात करें तो रस का स्वरूप, रसावयव, रस के अवयव अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभिन्न रसों के लक्षण, उदाहरण, ये सारा काव्य शास्त्र गणितीय सूत्रों पर आधारित है। और आप इसमें अगर ध्यान से तैयारी करते हो तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं। और जैसा कि हम कक्षा में तैयार करवाते हैं, एक अलंकार, छंद या रस को लिया और उसके 3 से 4 उदाहरण के रूप में ले लिए, और आप अधिक से अधिक, मैंने पुस्तकें भी जो है यहाँ संदर्भ ग्रंथ के रूप में काव्य शास्त्र की लिखी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, इससे समझ बनेगी, रस वाला टॉपिक इसमें अच्छे से तैयार होगा, और बाकी अलंकार, छंद, ये भी सब शक्तियां भी होगी इसमें। एक है आपके अभ्यास के लिए, ये तो समझ के लिए डॉक्टर भगीरथ मिश्र का काव्य शास्त्र, अभ्यास के लिए डॉक्टर वेंकट शर्मा की, इसमें आपके रस, अलंकार, छंद, अन्य काव्यांग और नरोत्तम स्वामी का अलंकार पारिजात, इनमें जो उदाहरण है उन सभी को देखें और उनको समझे भी कि किस तरह से छंद कौन सा होगा, छंद मात्रिक कौन सा है, वर्णिक कौन सा है, और इनमें हम अंतर, आपके वर्णिक छंद पाठ्यक्रम में है ही नहीं, आपके पाठ्यक्रम में मात्रिक छंद है, तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार करें, कंपेरेटिव, तुलनात्मक दृष्टि से तैयार करें। ये टॉपिक ऐसे हैं जो आप सोते समय, जैसे आपने माइंड में ले लिया, छंद ले लिया, दोहा में 13-11 प्रयति है, सोठा उसका उल्टा है, क्योंकि इसमें आपके सोठा है नहीं, चौपाई में 16 मात्राएं हैं, तो इस आधार पे, और सुबह उठते एक बार छंदों को पूरा रिवीजन कर दिया, और ये चैन जो बने वो बनी रहनी चाहिए, और थोड़े अंतराल के बाद उसका वापस रिवीजन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको आपने हल्के ले लिया, छोड़ दिया, नहीं, इसको, ये बहुत सरल टॉपिक है, समझ आधारित इसको तैयार करते तो आराम से आप कर सकते हैं। ये काव्य शास्त्र का पाठ। उसके बाद में आपके खंड 2 में ध्यान देना है। खंड 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास आपका अगर साउंड है तो आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में वैसे आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी का जो प्रश्न पत्र बन रहा है, चाहे सेकंड ग्रेड से लेकर के हम कॉलेज सहायक आचार्य की बात करें, मुख्य 2 ग्रंथ है, ध्यान देना। आपको कोई क्या सजेशन दे सकता है, लेकिन मैं 10 सालों का अनुभव आपके बीच शेयर कर रहा हूं। मुख्य 2 ग्रंथ है, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास और एक डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास, जो अलग अलग अध्याय अलग अलग लेखकों द्वारा लिखे गए हैं।
इन दोनों को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप चयन के करीब होंगे। इन इतिहासों के अलावा और भी है, लेकिन मेरा मानना कि 2 ही आपके लिए पर्याप्त है स्कूल व्याख्याता तक। देखिए, इतिहास में ये सारे टॉपिक तो आपके हैं ही, और काल विभाजन, हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा, काल विभाजन नामफलक, अब इनको कैसे तैयार करें, ये समाज आधारित करना है। हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा गारसा दत्तासी से लेकर के वर्तमान में अगर हम कहें अपडेट के रूप में 1996 में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का, यहाँ तक की पूरी परंपरा, इन इतिहासों में काल विभाजन कैसे हुआ है, नामकरण क्या है, आदिकाल के नामकरण को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको इस आधार पर तैयार करना है। और आदिकाल की बात करें तो आदिकाल का साहित्य विविधता का साहित्य है, और इसमें विशेष रूप से 2 नाम दिए हैं आरपीसी ने, रासो साहित्य के चंद बरदाई और नरपति नालह। तो पृथ्वीराज रासो को और बीसलदेव रासो को अच्छे से तैयार करना है। अंदर से सवाल आ सकते हैं, ध्यान देना, साहित्य से इतर भी सवाल आ सकते हैं। बीसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो पर साहित्य इतिहास में जो दिया गया उससे इतर भी आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करना। हमने विज्ञान क्लासेज में बहुत बारीकी से इनको तैयार करवाया। हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास में इनसे संबंधित सारा लिया हुआ है। इसी तरह से आपका भक्ति काल में 4 तरह का काव्य है, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। इनमें पर्टिकुलर नाम है कबीर, दादू, जायसी, मंझन, तुलसीदास और यहाँ सूरदास, मीरा, नंददास। इन भक्ति काल के इन कवियों को अच्छे से तैयार करना है साहित्य इतिहास के दृष्टिकोण से। बाहर भी कोई प्रामाणिक अगर इनके ऊपर लिखा गया है, जैसे आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से संपादन किया है, विजयदेव नारायण शाही ने जायसी नाम से किया है, इसी तरह से आप तुलसीदास को, सूरदास को तैयार करेंगे, मीरा को, नंददास को तैयार करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि साहित्य इतिहास भी आपको अच्छे से तैयार करना है, समझ आधारित पढ़ना है और उसको बार बार रिपीट करना है, बार बार उसको करना है। और पढ़ने के बाद में मैंने आपको कहा और फिर बता रहा हूं कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे आप चंद बरदाई को लें, पृथ्वीराज रासो को आपने पढ़ा, उसके बाद में आपको उसको बंद करके देखना है कि पृथ्वीराज रासो में मुख्य बात क्या है, किसने हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है, चंद बरदाई को किसने महाकवि कहा है, और पृथ्वीराज रासो कितने खंडों में लिखा गया है, यहाँ अध्याय को क्या कहा गया है, फिर पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक कौन मानते हैं, अप्रामाणिक कौन मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक कौन मानते हैं, मुक्तक को कौन मानते हैं, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के पक्ष में क्या तर्क है, अप्रामाणिकता के पक्ष में क्या तर्क है। इनको बारीकी से अगर आप तैयार करते हैं तो आप इसमें अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन कर पाएंगे परीक्षा में। इसी तरह से आपका रीतिकाल है, और रीतिकाल में ध्यान देना है, यहाँ उसकी पृष्ठभूमि को देखना है। 3 प्रकार का साहित्य, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इसको अच्छे से देखना है। और प्रमुख रचनाकार रचनाएं, उनमें देव, भूषण, बिहारी, घनानंद इनके नाम है। देव भूषण को रीतिबद्ध में हम पढ़ते हैं, बिहारी रीति सिद्ध है, घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, इनको अच्छे से देखना है। हमने अच्छे से तैयार करवाया। हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास में भी अच्छे से हैं। आधुनिक काल को पूर्व पीठिका, गद्य का उद्भव और गद्य की विविध विधाएं, उनमें आपके ये तमाम विधाएं, इनके बारे में जो है सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करना है। फिर काव्य का विकास में आपका भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। यहाँ पर्टिकुलर आधुनिक काल में किसी विशेष रचनाकार का नाम नहीं है, तो आपको समेकित रूप में प्रमुख रचनाकारों को देखना। प्रमुख रचनाकार कौन कौन है साहित्य में जो पढ़ाए जाते हैं वे हैं, और हमने कक्षा में बताया कि इनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको ऐसे तैयार करना है। और इसके लिए संदर्भ ग्रंथ मैंने थोड़ी लंबी सूची बनाई है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि आपको दोनों हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल का और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित दोनों देखने हैं, हर हाल में देखने। आपने देखे होंगे और उनके अंदर जो आपने पॉइंट्स लिए हैं, आपने महत्वपूर्ण बिंदु लिए, उनका बार बार दोहराव करें, एक दूसरे से पूछे, समझ आधारित उसको तैयार करें। फिर आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये भी महत्वपूर्ण इतिहास भक्ति काल तक का और हिंदी साहित्य की भूमिका से संबंधित भी आते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, गद्य के लिए रामचंद्र तिवारी को पढ़ें। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, जो पहले एनसीईआरटी में किताब चलती थी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नाम से, उसको भी आप बारीकी से देखें। बहुत छोटी पुस्तक है, लेकिन इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें दी गई है। और हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास, इन सभी को हमने समेकित करते हुए इसमें लिया हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास में। और आदिकाल का पाठ
प्रज्ञा क्लासेस बीएमआर टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है और पीछे वाले पार्ट भी समय समय पर जो है आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में खंड 3 में स्नातकोत्तर स्तर का है। इसमें आपके काव्य शास्त्र, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, ये वाले टॉपिक भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें ध्यान देना, 2 पाश्चात्य काव्य शास्त्र के, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और लॉन्जेनिस का उदात्त तत्व और मनोविश्लेषणवाद। तो ये टॉपिक कहाँ से तैयार करने, आपके जो भारतीय काव्य शास्त्र के टॉपिक, इनके लिए एक अगर बात बताएं, एक रचना बताएं तो वो है भगीरथ मिश्र का काव्य शास्त्र, उसको अच्छे से देखें और भगीरथ मिश्र के काव्य शास्त्र के साथ प्रज्ञा क्लासेस के नोट्स उनको देखें। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आपके जो अरस्तु और लॉन्जाइनस है उनके लिए देवेंद्र नाथ शर्मा को अच्छी तरह से देखें। तो ये दोनों नाम मैंने यहाँ लिखे, इनके पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र को देखें। उसके बाद कबीर ग्रंथावली, ध्यान देना विशेष रचनाओं को भी बारीकी से देखें आप। विशेष रचनाओं में कबीर ग्रंथावली, गुरुदेव को अंग और इसके प्रारंभ के 5 पद है। और रामचरितमानस क्योंकि लंबा है, यहाँ रिस्क ले सकते हैं। बालकांड से संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर से सवाल आते हैं, लेकिन बालकांड 361 छंदों में, यानी 361 बार चौपाइयों के बाद दोहा आया है। तो ऐसी स्थिति में लंबा है, उसको, उसकी पृष्ठभूमि को पढ़ ले, उसको थोड़ा उसकी समराइज कर ले, लेकिन इतना ज्यादा आप समय नहीं दे पाएंगे। तो एक आध को सवाल यहाँ रिस्क ले सकते हैं फिर। और साकेत को भी देखें, ध्यान देना साकेत में भी एक आध सवाल अंदर से आ सकता है, लेकिन इसको संभव हो तो इसको अच्छी तरह से देखें, इसकी समझ बनाए कि ऊपर से सवाल अगर आता है तो उसको कैसे करना और अंदर से आएगा तो कैसे होगा। बिहारी रत्नाकर, यहाँ बिहारी के आपके दोहे ज्यादा नहीं है, 25 दोहे, उनको आराम से पढ़ना। ध्यान देना बिहारी के दोहों में सीधे प्रश्न आने के बजाय पूछा जाता है दोहा, उसके अंदर व्याख्या में नहीं होता पूछा कि इसका ये किस कोटि का दोहा है। तो इस आधार पे तैयार करना है। बिहारी की सबसे श्रृंगार भक्ति नीति की त्रिवेणी, तो हो सकता है पूछा जाए नीति परक दोहा है, भक्ति परक है, तो उस आधार पे भी इसको देखना है। निबंध आपके दोहे कविता क्या है और शीर्ष की पुल, ध्यान देना गद्य में कोई कितना भी पढ़ाए, अगर आप स्वयं इसको 5-6 बार नहीं पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न सही होने की कोई गारंटी नहीं है। आपको कितना ही पढ़ाए, लेकिन गद्य में कविता का निबंध बहुत लंबा निबंध है। आचार्य शुक्ल की एक एक बात महत्वपूर्ण है। कविता के संदर्भ में जो कही गई अलग अलग प्रसंगों में आप उसको बारीकी से समय दें, मोबाइल छोड़ दें, इधर उधर आना जाना छोड़ दें, सामाजिकता का निर्वाह नहीं करें, 6 महीने एकदम एकांत हो जाएं और पूरी तरह से अध्ययन करें, मन में ये भाव रखते हुए कि मेरा स्कूल रखा था हिंदी में चयन होगा ही। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि निबंध आपको स्वाध्याय से तैयार करने, कहीं से पंक्ति आएगी, कौन सा असंगत कथन है, तो उस आधार पे आप उत्तर दे पाएंगे जब आप तैयार करेंगे। और ये सीरीज के फूल भी है, आचार्य द्विवेदी का 2 निबंध है, ये निबंध छोटा है लेकिन यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। और कहानियां, कफन, पुरस्कार, यही सच है, ये आपकी 3 कहानियां हैं, इनको अच्छे से जो है आपको तैयार करना है। और फिर आपके हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा को उद्भव, विकास, बोलियां, उपबोलियां, राजभाषा, देवनागरी लिपि, ये टॉपिक है। तो ध्यान देना विशेष रचनाओं में आपको विशेष रचनाएं बहुत अच्छी तरह से आपको स्वाध्याय से तैयार करनी ही है। और हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो डॉक्टर हरदेव बहारी की हिंदी भाषा पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का हिंदी भाषा ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का हिंदी भाषा का इतिहास भी महत्वपूर्ण है और हिंदी भाषा को देखेंगे तो भी आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। इस आधार पर यह पाठ आपको करना है। उसके बाद में आपकी शिक्षा मनोविज्ञान में आपने जो अपने स्तर पर तैयार किया, पीडी पाठक को पढ़ सकते हैं, मंगल की शिक्षा मनोविज्ञान की किताब पढ़ सकते हैं, या एनसीईआरटी की जो कक्षा 11वीं 12वीं की है शिक्षा मनोविज्ञान की किताब, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस आधार पर आप अपनी तैयारी करेंगे। ध्यान देना है समय कम है, लगभग 6 महीने शेष है। समझ आधारित पढ़ना है, पन्ने गिन करके नहीं पढ़ना है, घंटे गिन करके नहीं पढ़ना है, 24 घंटे उसी में जीना है। अगर आप ईमानदारी से बनना चाहते हैं स्कूल व्याख्याता हिंदी के, तो ध्यान देना है इन 6 महीनों में आप एकांत में चले जाइए और पूरे मनोयोग से तैयारी कीजिए। 2-3-4 मित्रों का ग्रुप जरूर बनाइए जो हर समय
स्कूल व्याख्याता हिंदी की तैयारी के बारे में सोचते हैं, ध्यान देना हिंदी विषय के साथ साथ जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है उसको भी आपको साथ में रखना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% से कम अगर अंक आते हैं तो आपकी कॉपी का मूल्यांकन ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उसकी भी बराबर तैयारी करनी है। उसमें भी आप जो दो तीन महत्वपूर्ण पार्ट है, विद्यालय प्रबंधन वाला है, इतिहास वाला है, इनको अच्छे से देख सकते हैं। आपके करंट अफेयर से संबंधित जो सवाल आते हैं उनको अच्छे से देख सकते हैं। और हिंदी अंग्रेजी वाला या रीजनिंग वाला, इस आधार पे आप 40% तो कम से कम टारगेट रखेंगे। 50% अगर उसमें आते हैं और सब्जेक्ट में 90% अगर आते हैं तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय से जरूर बनेंगे। भले ही पद कम हो, 350 पद हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास के साथ आपको तैयारी करनी है। और मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं, कड़ी मेहनत जो है किस्मत के दरवाजे खोल देती है। तो आप कड़ी मेहनत के साथ एक ध्यान मनोयोग के साथ, एक रणनीति के साथ अध्ययन करेंगे तो आप स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय से जरूर बनेंगे। मैंने किताबें आपको सजेस्ट की है, हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास भी पढ़े। और आपको इस कक्षा में जो बताया गया है, आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। इस तरह से आप अपनी तैयारी करें। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।